तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जो एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पे पहुंच गया था। वो इतना अमीर था कि उसके गैंग के लोग पैसा गिन के नहीं लेते थे, तोल के रखा करते थे। गिनने का टाइम ही नहीं होता था उनके पास। उसका जो पैसा जिस गोदाम में रखा जाता था उसमें उसका 10% पैसा जो है वो तो चूहे ही कुतर जाया करते थे। उसके बारे में एक बहुत मशहूर कहानी है कि एक टाइम उसकी बेटी को ठंड लग रही थी और जहां पे वो थे वहां पे लकड़ी या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंतजाम नहीं था, तो उसने पैसों के ढेर में आग लगा दी थी ताकि उसकी बेटी हाथ ताप सके। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जिसके पास लग्जरी कारों का काफिला तो होता ही था, खुद के एरोप्लेन होते थे और बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, खुद की सबमरीन थी। एक तरफ तो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था, वहीं कई लोगों के लिए ये रॉबिन हुड की तरह से था। हम आज बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे अमीर गैंगस्टर पाब्लो एस्कोबार के बारे में। 1 दिसंबर 1949 के दिन कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में जन्म होता है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार ग्राबेरिया का, जो आगे चल के पाब्लो एस्कोबार के नाम से मशहूर होते हैं। इनके पिता जो थे वो एक फार्मर थे और माता टीचर थे, जिनके टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें तीसरा बच्चा जो था वो थे पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो के जन्म के थोड़े समय बाद ही इनका जो पूरा परिवार था वो रियो नेग्रो छोड़ के मैगलेन शहर आ गया था। पाब्लो की जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो मैगलेन शहर में ही हुई थी। हालांकि थोड़े समय के बाद इनके परिवार में पैसे की काफी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। एक छोटी एज में ही इनको ये बात पता चल जाती है कि पैसा ही वो चीज है जो इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वो पढ़ाई करते थे तो उनका सपना हुआ करता था कि वो वकील बनेंगे, नेता बनेंगे, लेकिन जब उन्हें पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि अगर वो 25 साल की उम्र तक 1 मिलियन पैसों नहीं कमा लेते, लोकल करेंसी वहां की, तो वो आत्महत्या कर लेंगे। जल्दी पैसा कमाने की चाह में ये अपराध की राह पे चल पड़ता। इसका एक कजन हुआ करता था गुस्तावो ग्राबेरिया, उसके साथ में मिलकर ये नकली की जो डिग्री होती है, फर्जी डिग्री, उसका काम शुरू करता है। साउंड बॉक्स जो होते हैं उसकी तस्करी का काम शुरू करता है। इवन टूम्ब स्टोन्स जो होते हैं उसकी भी कालाबाजारी ये शुरू कर देता है। लेकिन जो ये सारे काम थे ये छोटे मोटे चोरी वगैरह के काम थे, इससे बहुत ज्यादा पैसा उसको नहीं मिल पा रहा था। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा में ये 20 साल से कम की ही उम्र में कारें चुराना और लोगों की किडनैपिंग करना भी चालू कर देता। और ये इतना ज्यादा निर्दयी भी था कि अगर रैंसम के पैसे उसको नहीं मिले, फिरौती की रकम नहीं मिली, तो ये उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारता था। इवन कई बार तो ऐसा हुआ था कि पैसा मिलने के बाद में भी अगर जो बंदा किडनैप हुआ है उसने कुछ भी उल्टी सीधी बात कर ली तो ये पैसा मिलने के बाद में भी उसको मार देता था। और जो इसने टोटल सोच रखा था कि 25 साल से पहले मुझे मिलेनियर बनना है, ये 22 साल की उम्र में बन चुका था। इतना क्रूर किस्म का अपराधी ये बन चुका था कि अगर किसी को इसने किडनैप किया है, कोई भी चीज कर रहा है, तो लोग इसके डर के मारे इसको पैसे दे ही दिया करते थे। और इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ये पुलिस की नजरों में भी आ चुका था। हालांकि इसको शुरुआती टाइम में पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन 1974 में इसको पहली बार गिरफ्तार किया जाता है कार चोरी के इल्जाम में। यह पहली बार था जब पाब्लो को किसी अपराध में कई महीने तक जेल में रहना पड़ा था। और उसी समय उसने ये चीज ठान ली थी कि वो इतना पैसा कमाएगा कि उसको कभी जेल ना जाना पड़े। पुलिस वालों को पैसा खिला के किस तरीके से जेल से बाहर रहा जा सकता है, इसने इस बारे में सोचना चालू कर दिया था। अभी तक जो ये अपराध कर रहा था, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट का हो, चाहे कार चोरी का हो, इवन किडनैपिंग और जो हत्या वगैरह का काम ये कर रहा था, उससे भी पैसा तो काफी आ रहा था, लेकिन इतना नहीं आ रहा था कि पाब्लो को उससे शांति मिल सके। इसी दौरान इसको पता चलता है कोकेन के धंधे के बारे में। और ये वो टाइम था 1970s का टाइम जब यूएस का 70% कोकेन जो स्मगल करके आता था वो कोलंबिया से ही आता था। कोलंबिया में जितने भी ड्रग डीलर्स थे वो इस कोकेन का काम करके बहुत अमीर बन रहे थे। तो जब पाब्लो को इसके बारे में पता चलता है तो वो बाकी सारी चीजें छोड़ के इस ड्रग्स के धंधे में उतर जाता है। शुरू में तो उसको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो जो भी इस फील्ड के बड़े बड़े लोग थे उनके साथ में काम करना चालू करता। ड्रग्स कैसे बनता है, कैसे सप्लाई किया जाता है, इसको स्मगल करने के क्या तरीके हैं,
ये सारी बारीकियां वो धीरे धीरे सीखने लग जाता है। जब वो इस धंधे को पूरी तरह से समझ जाता है, कैसे ड्रग्स बनाया जाता है, कैसे सप्लाई किया जाता है, सब उसके समझ में आ जाता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपना एक खुद का कार्टेल बनाएगा, एक खुद का गैंग बनाएगा, जिसके थ्रू वो ड्रग्स की सप्लाई करेगा और पैसा कमाएगा। लेकिन उसको ये बात पता थी कि अगर उसे खुद का एक बहुत बड़ा कार्टेल बनाना है तो उस समय के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रास्ते से हटाना होगा। इसी वजह से 1975 में ये कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर फाबियो रेस्ट्रीपो को मरवा डालता है। और सिर्फ गैंग के लीडर को मार के ये नहीं रुकता, उसके जितने भी गैंग मेंबर होते हैं उन सबको भी ये यही ऑप्शन देता है कि या तो वो पाब्लो के लिए काम करना शुरू कर दे या फिर वो उनको जान से मार देगा। जितने लोग पाब्लो के साथ जुड़ गए उनको तो उसने छोड़ दिया, बाकियों को सच में तड़पा तड़पा के मार डाला। ये जो पूरी घटना थी इसने कोलंबिया के ड्रग कार्टेल ग्रुप में पाब्लो को बहुत मशहूर कर दिया। अगले साल 1976 में ये इस ड्रग्स के धंधे की फील्ड के जो बाकी लोग थे, कार्लोस लेजर और जोए रोड्रिगेस गाचा के साथ में मिलके खुद का एक बहुत बड़ा कार्टेल बना लेता है। अब जो पाब्लो का कार्टेल था वो ड्रग्स बनाने से लेके फाइनल जगह पे पहुंचाने तक के सारे काम कर रहा था। स्मगलिंग करने के लिए उसने ऐसे ऐसे तरीके निकाले थे जिसको सोच के पुलिस वालों को तो छोड़ोगे, उसके खुद के गैंग मेंबर थे वो भी चकरा जाते थे। जो गाड़ियों के टायर होते हैं उनके अंदर ड्रग्स भर के सप्लाई करता था। जो टीवी के सेट होते हैं, पहले बॉक्स वाले बड़े बड़े टीवी आया करते थे, उसके शीशे के पीछे भर के ड्रग्स का धंधा करता था। इवन मछलियों के पेट में पैकेट्स में भर भर के ये ड्रग्स सप्लाई करता था। और तो और आप प्लेन में अगर जा रहे हैं तो पैसेंजर्स की जांच तो सभी लोग कर लेते हैं, पाब्लो एरोप्लेन के टायर में ही ड्रग्स भर के सप्लाई करता था। आप सबको जांच कर लीजिए, एरोप्लेन का टायर थोड़ी खोल के देखोगे, उसके अंदर ड्रग्स भर के सप्लाई करता था पाब्लो एस्कोबार। और एक ट्रिप जो भी पायलट लगाता था कोलंबिया से अमेरिका टायर में ड्रग्स भर के, इस काम के पाब्लो उसको $5 लाख देता था। वो अब इस धंधे में इतना आगे बढ़ चुका था कि पैसा पानी की तरह उसके पास आने लगा था। अब उसने खुद के एयरक्राफ्ट खरीद लिए थे जिसके थ्रू वो तस्करी कर सके, और तो और पानी के रूट से दूसरे देशों में ड्रग्स पहुंचाने के लिए इसने खुद की एक सबमरीन तक खरीदी थी। अब वो सिर्फ कोलंबिया से नहीं, बोलिविया, पेरू, एक्वाडोर से भी ड्रग्स लेके अमेरिका सप्लाई करना चालू कर चुका था। इसी दौरान मार्च 1976 में ये अपनी एक गर्लफ्रेंड जो उससे 11 साल छोटी थी, मारिया विक्टोरिया हेनो के साथ में शादी भी कर लेता है। लेकिन 1976 पाब्लो के लिए बहुत अच्छा साल भी नहीं था, क्योंकि 9 जून 1976 के दिन पहली बार पाब्लो को उसकी गाड़ी के टायर के अंदर 40 पाउंड कोकेन के साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो और उसके कई साथी इस बार पहली बार कोकेन स्मगलिंग के अपराध में जेल पहुंचते हैं। लेकिन अब पाब्लो इस पूरी चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अगर कभी पुलिस के साथ में, कानून के साथ में भिड़ना पड़े तो क्या करना है। वो कई पुलिस वालों को पैसे खिलाता है, इवन कई जजों को भी पैसे खिलाता है, कुछ को डराता है, धमकाता है, और थोड़े दिनों में जेल से बाहर निकल आता है। इसके बाद वो एक ऐसा काम करता है जिससे पूरी पुलिस फोर्स में उसका डर बैठ जाता है। जिन दो एजेंट ने उसको गिरफ्तार किया था, जेल से बाहर निकलते ही पाब्लो बेरहमी से उन दोनों की हत्या कर देता है। अपने पूरे इस क्राइम के दौरान पाब्लो ने 4000 से ज्यादा कत्ल किए थे, जिनमें से 600 पुलिस वाले थे। पाब्लो ने अपना ही एक उसूल बना रखा था जिसे वो पाब्ला दा प्लेनो का नाम दिया करता था। पाब्ला का मतलब है कि आप अगर मेरे साथ जुड़ जाते हो तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, अमीर बना दूंगा, जो भी आपको जिंदगी में चाहिए सब मैं लाके दूंगा। अगर आप मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो द प्लेनो वाली बात, तब मैं आपको तो क्या आपके पूरे खानदान को मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और यही वो चीज थी जिसने उसका डर, चाहे वो ड्रग्स कार्टेल हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी लोग हो, सबके दिल में बैठा दिया था। अब पाब्लो का जो डर था वो सब जगह पे इतना ज्यादा फैल चुका था कि लोग या तो उसके साथ में जुड़ जाते थे, रिश्वत ले लेते थे, या फिर पाब्लो उन्हें मार के अपना रास्ता क्लियर कर लेता था। इतने ज्यादा कैश फ्लो की वजह से ही अब जो पाब्लो का कार्टेल था ये नॉर्मन्स के आइलैंड की बहुत सारी जमीन खरीद लेता है,
जहां पे वो एक एयर स्ट्रिप बनवाते हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भी खरीदते हैं। इवन वहां पे कोल्ड स्टोरेज टाइप का बनाया जाता है जहां पे कोकेन को स्टोर किया जा सके। जो ये नॉर्मन्स के आइलैंड था, अब ये पाब्लो एस्कोबार का मेन हब, उसके कार्टेल का मेन अड्डा बन चुका था। और ये जो जगह थी ये ऐसे ही नहीं चुनी गई थी, ये बेसिकली यूएस के फ्लोरिडा शहर का जो बंदरगाह है उसके काफी पास थी कोलंबिया के कंपैरिजन में। इसने वहां पे बहुत बड़ा बंदरगाह भी बना रखा था, शिप्स लगा रखी थी ताकि पानी के रास्ते आसानी से स्मगलिंग की जा सके। और यहां पे आने के बाद में पाब्लो ने एक ऐसी चाल चली जिसने उसे पूरे दुनिया के ड्रग कार्टेल का एक तरीके से लॉर्ड बना डाला। पाब्लो ने जितने भी बाकी कोकेन स्मगलर थे, ड्रग्स के स्मगलर थे, उनको एक ऑफर दिया कि अगर वो पाब्लो के थ्रू अपना ड्रग्स सप्लाई करवाते हैं सारी जगहों पे, तो कभी भी पुलिस या किसी और के द्वारा पकड़े जाने पर जो भी उनका नुकसान होगा वो पाब्लो भरेगा। पाब्लो ने सबको पैसा देके अंदर कर रखा था, उसने नए नए इनोवेटिव तरीके निकाल रखे थे स्मगलिंग करने के, तो वो इस बारे में कॉन्फिडेंट था कि उसका माल नहीं पकड़ा जाएगा। सब जगह पैसे खिला था, इतना पैसे की तो बरसात हो रही थी उसके पास। अब जितने भी लोग कोलंबिया में बाकी जितने ड्रग कार्टेल के लोग थे वो सब पाब्लो के थ्रू ही ड्रग्स को स्मगल करना चालू कर देते हैं। ये वो टाइम था जब अमेरिका का 80% कोकेन पाब्लो ही सप्लाई किया करता था। लेकिन अब ये सिर्फ अमेरिका पे आके नहीं रुका था, अब मैक्सिको में जो ड्रग सप्लाई हो रहा था, डोमिनिक रिपब्लिक की बात कीजिए, पोर्टोरिको की बात कीजिए, इवन स्पेन तक जो कोकेन सप्लाई होता था वो सारा का सारा पाब्लो एस्कोबार के थ्रू ही जा रहा था। उसका रद्दा कितना बढ़ चुका था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके एक हफ्ते का टर्नओवर $420 मिलियन था। इसी वजह से उसे किंग ऑफ कोकेन कह के बुलाया जाने लगा था। अब भी अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा तो बता दूं कि उस पैसे की गड्डियों को बांधने के लिए हर महीने $2,500 की सिर्फ रबर बैंड लगती थी। इतने पैसे थे कि उन्हें गिनना पॉसिबल नहीं था। वो पैसों की गड्डियां बना के तोल तोल के रखा करता था। हद तो तब थी जब वो पैसा गोदामों के अंदर भर के रखा जाता था और एक साल में लगभग $2 मिलियन चूहे उतर जाते थे या पैसा सड़ गल जाता था। अब इतना पैसा पाब्लो के पास में आ रहा था तो वो खर्च भी उसी तरह से कर रहा था। जितनी भी लग्जरी कार्स होती थी वो उसके पास होती थी, कई सारे प्लेन उसने खरीदे, हेलीकॉप्टर खरीदे, बहुत सारे बंगले, रियल एस्टेट की जमीन जगह उसने खरीदी। उसने अपने लिए मर्लिन में 7,000 एकड़ का एक मकान बनवाया जिसको उसने नाम दिया हेसिएंडा नेपोलिस। और ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं था, इस घर के अंदर ही पाब्लो का एक पर्सनल एयरपोर्ट था जहां पर कोई भी प्लेन उड़ सकता था या लैंड कर सकता था। कई सारे स्विमिंग पूल्स थे, इवन तालाब तक बनवा रखा था उसने घर के अंदर ही। टेनिस कोर्ट उसके पास में था, बुल फाइटिंग एरिना उसके पास में था, और तो और उसने एक जू तक बनवा रखा था उसी घर में जिसमें ऐसे ऐसे जानवर थे जो कोलंबिया में पाए तक नहीं जाते थे, उसने प्लेन से इंपोर्ट करके मंगवाए थे। इतना पैसा होने के बाद, ऐसी लाइफस्टाइल होने के बाद, इतनी सारी चीजें उसके पास होने के बाद, अब पाब्लो अपने बचपन का वो सपना पूरा करना चाहता है जिसमें वो पॉलिटिशियन बनना चाहता था। इसके लिए वो लोगों की भलाई के काम शुरू कर देता है। वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाता है, घर बनवाता है, इवन स्टेडियम वगैरह बनाता है बच्चों के खेलने के लिए। ऐसी कई सारी चीजें करता है जिससे वो गरीबों का भला करे। लोग उसे रॉबिन हुड की संज्ञा देने लगते हैं। पाब्लो के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि अगर वो राजनीति में आ जाता है तो उसको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से अगर वो किसी दूसरे देश में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको पकड़ा ना जा सके। अपने पैसे और पावर के दम पे नवंबर 1982 में पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया की पार्लियामेंट में जायरो ओर्टेगा की जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पे इलेक्ट कर लिया जाता है। पाब्लो एस्कोबार अब कोलंबिया पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका था। क्योंकि दुनिया के लिए जो खबर थी वो एक शॉक के तरीके से थी, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि पाब्लो एस्कोबार जो है वो एक ड्रग कार्टेल चलाता है, बहुत बड़ा अपराधी है, और उसे कोलंबिया की पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया गया। हद तो तब हो गई जब पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्पेन तक भेज दिया गया। और ये वही स्पेन है जिसमें कोकेन का मेन स्मगलर जो था वो पाब्लो एस्कोबार ही था।
पैसे की ताकत तो पहले ही पाब्लो के पास आ चुकी थी, अब जो पॉलिटिकल पावर उसे मिली थी उसके बल पे ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया के 80% कोकेन सप्लाई का मालिक बन चुका था पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो चाहता तो यह था कि वो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन भैया पॉलिटिक्स है, जो भी उसके विरोधी होते हैं वो उसके जुर्म के बारे में, उसके अपराध के बैकग्राउंड के बारे में संसद में ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। कई सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, कई सारी इंक्वायरियां चालू हो जाती है पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ। एक जस्टिस थे रोड्रिगो लारा बोनेलिया, वो एक कमेटी बना देते हैं पाब्लो एस्कोबार की जांच करने के लिए। अब उसके केसेस की जब जांच होनी शुरू होती है तो ये निकल के आता है कि उसने जो प्लेन्स खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, सब कुछ जो है वो ड्रग्स की काले धंधे की कमाई से लिया गया है। तो एक आदेश निकाल दिया जाता है कि इसकी जितनी प्रॉपर्टी प्लेन्स है वो सारे के सारे जब्त कर लिए जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब एक न्यूज़पेपर एल एस्पेक्टाडोर उसके ये सारे के सारे जो काले कारनामे होते हैं उसको न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छाप देता है। अब चोरी छुपे नीचे नीचे तो सबको पता था कि भाई जो भी ड्रग्स का धंधा चल रहा है वो पाब्लो एस्कोबार ही उसका किंग पिन है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी अखबार में उसके बारे में ये चीज क्लियरली मेंशन की गई हो कि वो एक अपराधी है। फाइनली जनवरी 1984 में पाब्लो एस्कोबार को अपनी इस पार्लियामेंट सीट से इस्तीफा देना पड़ता। अब पाब्लो का सपना चूर चूर हो चुका था, तो वो ऐसे ही तो छोड़ने वाला नहीं था। जिस जज ने उसके खिलाफ ये पूरी इंक्वायरी बैठाई थी, जज रोड्रिगो, उनको और जो एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर का एडिटर था, उन दोनों को पाब्लो बेरहमी से मार डालता। लेकिन अब पाब्लो की असलियत तो एक तरह से सामने आई चुकी थी। सारी दुनिया में कोलंबिया की एक तरह से बेइज्जती हो रही थी कि इतने बड़े ड्रग कार्टेल के किंग पिन को उन्होंने अपने आप पनाह दे रखी है, वो उनकी सरकार का हिस्सा बना हुआ है। तो अब पाब्लो के खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से पाब्लो को अब छुप के रहना पड़ता है। इसी दौरान कोलंबियन गवर्नमेंट जो होती है वो यूएस के साथ में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी कर लेती है। मतलब जो भी अमेरिका के मुजरिम हैं, अगर वो कोलंबिया में आके छुपे हुए हैं तो उनको यूएस को सौंप दिया जाएगा कोलंबियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब पाब्लो एस्कोबार तो यूएस के 80% कोकेन का सप्लायर था, तो ऑब्वियसली अगर उसे पकड़ा जाता तो उसे यूएस ही भेजा जाता। इस बात को सुन के पाब्लो थोड़ा घबरा जाता है। उसको ये बात पता थी कि कोलंबिया में उसे कहीं भी रख लिया जाए, कहीं जेल भेज दिया जाए, कुछ भी किया जाए, अपने पैसे और ताकत के दम पे वो आराम से रह सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसे यूएस भेज दिया गया तो वहां पे उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो सकती है, उसे इस बात का पूरा पूरा अंदाजा था। वो खुद अपनी तरफ से कोलंबियन गवर्नमेंट को ऑफर देता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा, आप मुझे अपनी जेल में डाल दो, लेकिन इसी शर्त पे सरेंडर करूंगा कि आप यूएस नहीं भेजोगे। लेकिन जो कोलंबियन गवर्नमेंट थी वो उसकी इस मांग को ठुकरा देती है। अगेन ये एक ऑफर देता है कि कोलंबिया जो देश है उसके ऊपर उस समय $10 बिलियन का कर्जा था। पाब्लो कहता है कि मैं पूरा $10 बिलियन का कर्जा उतार दूंगा, पूरे देश का कर्जा उतार दूंगा, बस मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट को ना सौंपा जाए। ऑफर तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन फिर भी जो कोलंबियन गवर्नमेंट थी वो उस ऑफर को ठुकरा देती है। अब जब पैसे दे के प्यार से बात नहीं बनी तो पाब्लो हिंसा पे उतर आया। जो भी ऑफिसर, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल अगर एक्सट्रेडिशन पॉलिसी के ऊपर साइन करने की बात करता, उसको सपोर्ट करने की बात करता, तो पाब्लो उसको मरवा देता था। कोलंबिया में उस समय एक लेफ्ट विंग गोरिल्लास का ग्रुप हुआ करता था M19 नाम से। पाब्लो एस्कोबार ने उनको फंडिंग देना चालू कर दिया, और ये वही ग्रुप है जिसने नवंबर 1985 में कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बम से हमला किया था और टॉप जजेस में से आधे जज को मार डाला था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अब कोलंबियन गवर्नमेंट पीछे हटने के मूड में नहीं थी। वो अमेरिका के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो साइन करते ही करते हैं, उनके साथ में मिलकर टास्क फोर्स भी बनाते हैं जो पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। जितने भी पाब्लो के ठिकाने थे उनके ऊपर रेड मारनी शुरू कर दी जाती है, उसका सामान जब्त किया जाना शुरू किया जाता है। इस मौके का फायदा उठा के पाब्लो का जो राइवल ग्रुप था काली कार्टेल, वो भी पाब्लो के ऊपर हमले करना चालू कर देता है। काली कार्टेल के जो लोग थे उन्होंने पाब्लो के ऊपर तो हमला किया ही, उसकी फैमिली के ऊपर भी हमला किया। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया काली कार्टेल के लोगों ने, कई लोगों को मार डाला। तो पाब्लो भी ऐसी सुन के रह जाने वालों में से, झेल के रह जाने वालों में से नहीं था।
उसने भी काली कार्टेल के कई लोगों को मार डाला, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज थी कार्टेल की उसको बम से उड़ा डाला। लेकिन पाब्लो की जो मुश्किलें थी वो अब कम होती नहीं दिख रही थी। अब ये सारी कार्टेल की लड़ाइयां चलती रहती है, पुलिस के साथ में मुठभेड़ चलती रहती है, गवर्नमेंट के साथ में टकराव चलता रहता है। इसी दौरान आता है 1989, जहां पे एक ऐसा आंकड़ा दुनिया के सामने आता है जो दुनिया को चौंका के रख देता है। उस आंकड़े के हिसाब से पाब्लो एस्कोबार की जो टोटल संपत्ति थी वो $25 बिलियन से ज्यादा की थी। इस हिसाब से वो दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन बन चुका था। और इस समय तक जो पाब्लो की पावर थी वो भी लिमिट पार कर चुकी थी। उस समय उस एक साल में वो 100 बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार माना गया था। कई 100 लोगों की जान उसने ली थी। कोई नॉर्मल नागरिक हो, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, पुलिस वाले हो, किसी को नहीं छोड़ा था पाब्लो ने। अब पाब्लो उनके पीछे पड़ चुका था जो कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट पद के दावेदार थे। उस समय के सबसे बड़े प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गैलियन को उसने मरवा डाला। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बने सीजर ग्रावेरिया, उनको मारने के लिए इसने एक एरोप्लेन में ही बम लगा के पूरा का पूरा एरोप्लेन उड़ा दिया। लेकिन ऐसे सीजर ग्रावेरिया की अच्छी किस्मत बोलिए या पाब्लो की बुरी किस्मत, वो फ्लाइट जो थी वो उनसे मिस हो गई थी, तो वो जिंदा बच जाते हैं और वही बनते हैं कोलंबिया के अगले प्रेसिडेंट। लेकिन अब कोलंबियन गवर्नमेंट और पाब्लो के बीच में एक आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पाब्लो गवर्नमेंट के कई लोगों को निशाने पर लेके मारता चला जा रहा था और पुलिस पाब्लो के कार्टेल के जितने भी लोग थे, उसके रिश्तेदार हो चाहे ग्रुप के बड़े बड़े लीडर्स हो, उन सबको मारने लग गए थे। एक बहुत बड़ा खूनी खेल शुरू हो चुका था जिसमें आम लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। फाइनली जो कोलंबियन गवर्नमेंट थी उसको पाब्लो के सामने झुकना पड़ता है और 1991 में जो यूएस के साथ में उन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कर रखी थी उसे निरस्त कर दिया जाता है। इसके कैंसिल होने के बाद में जून 1991 में पाब्लो एस्कोबार सरेंडर कर देता है। मैंने इस तरीके से इसलिए बोला क्योंकि वो इस शर्त में सरेंडर करता है कि वो खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा। जो उस जेल के पहरेदार हैं वो उसके खुद के लोग होंगे, लेकिन वो रहेगा अपनी खुद की जेल में। और तो और उसकी ये भी शर्त थी कि उसके बनाए हुए जेल के 12 मील के दायरे में कोई कोलंबियन पुलिस वाला आएगा ही नहीं। अब पाब्लो जिस तरीके से खून खराबा कर रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था, हत्याएं कर रहा था, गवर्नमेंट को उसके सामने झुकना पड़ता है, वो सारी शर्तें मान लेते हैं। और ये इतिहास में पहली बार होता है कि एक मुजरिम खुद के लिए जेल बना के उसमें रह रहा है और वहां के गार्ड भी उसके खुद के हायर किए हुए हैं। ये जो जेल बनाया था पाब्लो एस्कोबार ने, इसका नाम था ला कैथेड्रल और इसके जो सेल थे, कमरे थे, वो किसी 5 स्टार होटल के कमरे के जैसे हुआ करते थे। मतलब रूम के अंदर आपको एक आलीशान बेड मिलेगा, टीवी मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, इंपोर्टेड फर्नीचर है, कारपेट है, लाइब्रेरी है। क्या जेल है। लेकिन यही शर्त थी पाब्लो की, तो उसे यहां पे रखा गया था या वो रह रहा था यहां पे। इस जेल के अंदर ही पूल रूम था, बार था, इवन सॉकर फील्ड तक थी उस जेल में। और यहाँ पे पाब्लो से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां तक आया करते थे। अब इस जेल के अंदर पाब्लो का धंधा जो था वो पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा था। अगर बात की जाए यूएस की तो पर डे 15 टन कोकेन सप्लाई कर रहा था पाब्लो। इन सब चीजों को तो कोलंबियन गवर्नमेंट थोड़ा नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ महीनों तक ये सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद पाब्लो राइवल कार्टेल के कुछ लोगों की हत्या कर देता है। जब ये बात कोलंबियन गवर्नमेंट को पता चलती है तो ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से पाब्लो को रखा जाएगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका काम तो वैसे ही चल रहा है। जो भी उसका स्मगलिंग का धंधा है, बाकी सारी चीजें वैसे ही चल रही है, वो लोगों को मार भी रहा है, तो फिर ऐसी जगह पर रख के उसको क्या फायदा। तो फाइनली 2 जुलाई 1992 के दिन जो ये ला कैथेड्रल था, खुद का बनाया हुआ जेल पाब्लो एस्कोबार का, इसके गेट पे कोलंबियन पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन यहां पे भी पाब्लो का पैसा उसके काम आ चुका था। पुलिस उसके जेल के गेट पे पहुंचती उससे पहले उसको इसकी खबर मिल चुकी थी और वो वहां से फरार हो चुका था। अब पूरी दुनिया के सामने कोलंबियन गवर्नमेंट की बहुत बेइज्जती होती है कि आपने किसी मुजरिम को इस तरीके से रखा हुआ था कि वो मजे से रहा, मजे से काम किया, और आप जब उसको पकड़ने गए तो वो भाग गया। ये कैसी जेल थी।
अब जो कोलंबियन पुलिस टीम थी वो अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी डीईए के साथ में मिलकर एक प्लान बनाती है पाब्लो को पकड़ने का, और उस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है सर्च ब्लॉक। और पाब्लो एस्कोबार की खबर देने वाले किसी भी इंसान को 2.7 बिलियन पेसोस कोलंबियन करेंसी का इनाम देने का ऐलान कर दिया गया। अब यूएस गवर्नमेंट और कोलंबियन गवर्नमेंट तो पाब्लो के पीछे पड़ी हुई थी। उसने इस धंधे में जितनी हत्याएं करी थी, जितने लोगों को मारा था, वो भी उसके दुश्मन बन चुके थे, और अब एक पैरामिलिट्री फोर्स टाइप की बना ली थी उसके राइवल कार्टेल्स ने, जिसका नाम था लॉस पेपस, और वो भी अब पाब्लो को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इतनी सारे राइवल्स होने के बावजूद पुलिस पीछे पड़ी है, यूएस गवर्नमेंट के लोग पीछे पड़े हैं, राइवल कार्टेल के लोग पीछे पड़े हैं, फिर भी अपने पैसे और पावर के दम पे पाब्लो 1.5 साल तक सबसे बच के रहता है। कहीं ना कहीं छुपा रहता है, कहीं ना कहीं बच के रहता है। लेकिन अपने 44th बर्थडे पे 1 दिसंबर 1993 के दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ में बैठ के एक खुफिया जगह पे पार्टी कर रहा था। वो अपने जो घर वाले थे उनसे घंटों तक फोन पे भी बात करता है, लेकिन ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। जो यूएस गवर्नमेंट के लोग थे वो उसकी इस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। ये जो ठिकाना था इसका खुफिया, ये मेडलिन इलाके में ही एक घर था। अब 2 दिसंबर 1993 के दिन जो यूएस फोर्स थी और कोलंबियन पुलिस थी, उसके लोग उसके इस ठिकाने पे धावा बोल देते हैं। जब पाब्लो को इसका पता चलता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाता हुआ भागता है। लेकिन जो फोर्सेस वहां पे पहुंची थी वो पूरी तैयारी के साथ में आई थी। पाब्लो ने एक गोली चलाई तो उस तरफ से 50 गोलियां चली, और थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद में पाब्लो कई गोलियां लगने की वजह से मारा जा चुका था। उसकी मौत के बारे में ये भी थ्योरी आती है कि उसने ये कहा था कि अगर वो कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथों पकड़ा जाने की स्थिति में आया तो वो खुद की जान ले लेगा। तो ये भी माना जाता है कि उसने सुसाइड किया था, खुद को गोली मार ली थी। लेकिन अब खुद को गोली मारी हो चाहे फोर्सेस की गोली से मारा हो, पाब्लो अब मर चुका था। कोलंबिया में ही उसका एक फ्यूनरल टाइप का जुलूस निकाला जाता है और उसमें 25,000 लोग शामिल होते हैं। मतलब एक तरफ तो वो ऐसा ड्रग कार्टेल का किंगपिन था जिसने पूरी दुनिया में कोकेन फैला रखा था, हजारों लोगों की जान ली थी, सैकड़ों बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। वहीं ऐसे लोग भी थे जो उसको रॉबिन हुड मानते थे, अच्छा मानते थे। खैर, दुनिया का सबसे अमीर अपराधी अब मर चुका था। ना तो पाब्लो से पहले कभी कोई इतना अमीर अपराधी बना था, और ना ही उसकी डेथ के बाद आज तक लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक उस ऊंचाई पे, उतनी अमीरी पे, उतनी ताकत वाली पोजीशन पे कोई नहीं पहुंच पाया। तो ये थी दुनिया के सबसे अमीर क्राइम लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की कहानी। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।